हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी है ना, आप कोई नया टॉपिक मत कीजिए। जो आपके टॉपिक आपने कर लिए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आज से हम मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट कर दूंगी, और वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आज मैं आपको पेडागोजी करा रही हूँ, जो मैंने एक वीडियो करा दी है और जो मैं आज करा रही हूँ, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही है। आप कोई भी सब्जेक्ट से आप क्या बोलते हैं एस्टेट दे रहे हो, आपके सभी में ही जो पेडागोजी है वो लगभग सेम ही है। सिर्फ सब्जेक्ट का नेम चेंज होता है, वरना क्वेश्चन आपका सेम ही आता है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में शिक्षण कौशल का विकास करना कहलाता है। शिक्षण कौशल कहलाता है। जो आपकी स्किल है ना वो क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है प्रशिक्षण, निरीक्षण या परीक्षण। जो आपकी स्किल है वो कहलाती है प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय में किए जाने वाले सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन सा गुण पाया जाता है? जो आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन जो इवैल्यूएशन है उसके जो गुण है वो बताओ। सूचना संबंधी गुण होते हैं, मत निर्धारण संबंधी गुण होते हैं, निर्णय लेने संबंधी गुण होते हैं। तो आपके जो है ये सारे ही गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। आप उसमें निर्णय ले सकते हो, आपका जो मत है वो निर्धारित हो सकता है। ये सारे ही हमारे जो इवैल्यूएशन है उसके गुण हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय में अभिलेख रखने का सर्वप्रथम उद्देश्य है। जो आपका एम है ना वो पूछा है। विद्यालय द्वारा अभिभावकों को छात्रों की विभिन्न सूचनाएं देना, जनसंख्या के आंकड़े तैयार करना, अध्यापक के चरित्र का ध्यान देना, अनुसंधान कार्यों में सहयोग देना। देखो अनुसंधान का तो कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया। अध्यापक के चरित्र का भी हम जो है उद्देश्य कोई नहीं हो सकता, जनसंख्या के आंकड़े भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बचता है, यही ठीक है। जो आपके अभिभावक है ना उनको जो छात्र की जो प्रगति है या छात्र की जो परफॉर्मेंस है उनको सूचित करना होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन किस प्रकार के अध्यापक के लिए उपयोगी है? जो आपका इवैल्यूएशन है वो किस प्रकार के टीचर के लिए उपयोगी है? यह क्रिया अनुसंधान के लिए रास्ते खोलता है, बिल्कुल खोलता है। अगर आप मूल्यांकन कर लेते हो तो आपके जो है आप उसमें क्या बोलते हैं खोज वाली जो चीजें है ना उसमें ऐड कर सकते हो। अध्यापक अपने छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। देखो वर्गीकृत करना वैसे तो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव शब्द है, बट क्या होता है कि आप जब एक क्लास को पढ़ाते हो ना और उसका इवैल्यूएशन करते हो, मूल्यांकन करते हो, तो जो स्टूडेंट कमजोर है, जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हम उनका ग्रुप बना देते हैं, कमजोर का और एक आपका अच्छे स्टूडेंट का। तो अगर वो पढ़ा देगा उस ग्रुप में, वो अपनी चीजें डिस्कस करेगा कि मुझे इस टॉपिक से ये समझ में आया, तो जो हमारा है वर्गीकरण वो खराब नहीं होता, वो बेस्ट होता है। वो एक तरह से टीम टोली टीचिंग हो जाती है अगर आप ओवरऑल में देखोगे तो। अध्यापक अपने छात्रों को तुरंत पृष्ठ पोषण दे सकता है, बिल्कुल। जो आपका अध्यापक है वो तुरंत ही आपको फीडबैक दे देगा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है, क्योंकि जो तीनों ही पॉइंट है वो हमारे क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक, कब तक उत्तम नहीं होगा? छात्र अनुशासन में हो, अध्यापक पढ़ाने में रुचि न ले, छात्र पढ़ने में रुचि न ले, क्या आएगा, न ले। छात्र और अध्यापक के बीच जताने बताने के लिए निकट संपर्क ना हो। अब जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन को, जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसी के साथ ऑप्शन को ऐड करके देखा करो। अब देखो क्या दे रखा है, शिक्षण कार्य तब तक उत्तम नहीं होगा जब तक छात्र अनुशासन में हो। अनुशासन का क्या है, नहीं, ये तो थोड़ा सा ही मायने रखता है अनुशासन, बट बेस्ट ऑप्शन चुनना है हमें। अध्यापक पढ़ाने में रुचि नहीं ले, ये इससे तो कोई काम ही नहीं बनेगा। अगर टीचर ही पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो स्टूडेंट कहाँ से दिखाएंगे? अगर स्टूडेंट भी रुचि नहीं लेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा। अगर आप छात्र और जो अध्यापक है उसके बीच में है ना संपर्क बन जाए अच्छे से, जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बन जाए, तो जो हमारा कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 है, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखते समय किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्या पूछा है आपसे, नहीं करना चाहिए किसमें, व्यवहारिक शब्दावली में लिखते समय। आपका जो आप क्या बनता है, जो आपका
का रिपोर्ट चार्ट बनता है उसमें हमें किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिभाषित करना, आनंद प्राप्त करना, पुनरावृत्ति करना या अंतर स्पष्ट करना। देखो आपका फोर्थ है ना, ये ठीक है। अंतर स्पष्ट करना तो होता है ताकि आप पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हो, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो अंतर तो होता ही है। पुनरावृत्ति भी हो सकती है, जो फीडबैक होती है, जो रीइंफोर्समेंट होती है, वो आपकी काम करती है। आनंद प्राप्त करना बिल्कुल ये तो होता है। जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, आप परिभाषित नहीं कर सकते किसी को, आप किसी नाम नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट गलत है। ओके, और यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय में शिक्षक प्रक्रियाओं में मूल्यांकन से पता चलता है। अगर आपका जो स्कूल है, स्कूल में अगर मूल्यांकन होता है तो उससे क्या पता चलता है? छात्रों के मानसिक विकास का, छात्र की शैक्षिक स्थिति या प्रगति का, छात्र के सामाजिक विकास का, छात्र की सोच का। छात्र की जो सोच होती है उसका कुछ भी नहीं पता चलता। पता चलता है बट ऑप्शन बेस्ट चूज करना है ना हमें, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 तो नहीं होगा। छात्रों के सामाजिक विकास ये भी नहीं होगा। हम सामाजिक विकास के लिए सिर्फ मूल्यांकन नहीं करते, छात्र की शैक्षिक, जो आप शिक्षा दे रहे हो उसकी स्थिति पता करना और साथ में उसकी प्रगति, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक अचीव की है आपने, ये चेक करता है हमारा जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है वो। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा शिक्षण के दौरान गणित विषय को आसान व रोचक बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन किया जाता है। अगर आपने मैथ को पढ़ाना है तो जो दृश्य और जो श्रव्य सामग्री है उसका कैसे चयन करोगे, मतलब कैसे चयन किया जाता है? शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखें। अगर आपके एम्स ध्यान में है तो आप शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हो। विषय वस्तु को ध्यान में रखें, छात्रों की आयु को ध्यान में रखें, उपरोक्त सभी। अब देखो, अगर आपका एम क्लियर है तभी तो आप जो दृश्य और जो श्रव्य सामग्री है उनका चयन कर सकते हो। अगर आपको विषय वस्तु को ध्यान में रखना है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड भी हो जाएगा और फर्स्ट भी। छात्रों की आयु, बिल्कुल, अगर आपके छात्र छोटे हैं तो छोटों के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम दृश्य श्रव्य सामग्री, अगर आपके बड़े हैं तो बड़े भी। तो हमारे जो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है वो क्या होता है? बाल केंद्रित होता है, कौशल प्रदान होता है या प्रशासनिक प्रदान होता है? जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है ना, वो स्किल होती है, उसमें जो स्किल वाले जो शिक्षक होते हैं वो आते हैं। ठीक है, ये आपका 6 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण। उसमें हमारा क्या होता है, कौशल प्रधान जो टीचर होते हैं वो होते हैं, पर शिक्षार्थी प्रधान। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक है, 2nd और 3rd। नेक्स्ट देखेंगे, सूक्ष्म दृश्य सामग्री को चित्रमय रूप में किसने प्रदर्शित किया, जिसे अपने अनुभव का शंकु कहा जाता है? सूक्ष्म दृश्य सामग्री का जो चित्रमय रूप दिया वो किसने प्रदर्शित किया और उसको क्या कहा, फिर उसने शंकु कहा। ये देखो, एडगर ड्रेल ने कहा, बेकर ने, अरस्तु ने या आर्मस्ट्रॉन्ग ने? किसने कहा? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, जो एडगर ड्रेलर है ना, इसने कहा है सूक्ष्म शिक्षण सामग्री को दृश्यमय रूप में प्रदर्शित किया है और इसने इसको शंकु कहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ फर्स्ट ठीक है। जो आपकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी पजल करने वाली है, बट आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी कक्षा शिक्षण के पूर्व अध्यापक क्या क्या तैयारी करता है? अगर आपका जो टीचर है वो क्लास में आने से पहले क्या तैयारी करता है? उद्देश्य का निर्धारण करता है, पाठ्य योजना का निर्माण करता है, छात्रों की रुचि की जानकारी रखे या उपरोक्त सभी? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा, उपरोक्त सभी। कक्षा में आने से पहले जो टीचर है उसका एम फिक्स होता है कि उसने आज क्या पढ़ाना है, पाठ्य योजना फिक्स होती है जो आपको पढ़ाना है उसकी पहले से वो प्रिपरेशन या प्लान करके आता है, और छात्रों की रुचि, अब वो देखेगा जो स्टूडेंट है उनकी इंटरेस्ट किस में है, तो आपका तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक का पहला चरण है, जो आपका शिक्षक है उसका पहला चरण क्या है? पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, पहले से योजना बनाना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से कोई तो हो नहीं सकता। जो आपका शिक्षक है उसको पृष्ठभूमि से क्या लेना है, जो स्टूडेंट की है वो बैकग्राउंड से उसे कुछ नहीं लेना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd भी कट जाएगा। पहले से योजना बनाना, बिल्कुल, जो आपका टीचर होता है वो क्लास में आने से पहले अपना जो लेसन प्लान है वो प्रिपेयर करके आता है, प्लान करके आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2nd ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पहले से ही मेरा प्लान है कि मैंने पहले पीपीटी तैयार की है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, आपकी पहले से योजना बना रखी है। नेक्स्ट देखेंगे, इकाई शिक्षक
इकाई शिक्षण का तत्व नहीं है। आपसे पूछा है कि जो तत्व है उनमें से कौन सा नहीं है। पूर्व ज्ञान, अभ्यास, मूल्यांकन और खोज। अब देखो पूर्व ज्ञान तो है, आपका जो इकाई शिक्षण है ना उसका पूर्व ज्ञान तो है, अभ्यास भी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आपको साथ में मूल्यांकन भी करना है, बट खोज नहीं है। खोज अलग में इंक्लूड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 गलत है। ठीक है, यही इसका जो पार्ट नहीं है इकाई योजना का। अब किसी क्वेश्चन में दे देगा कि इनमें से कौन सा आपका इकाई योजना का तत्व है, तो आपको तीनों ही याद होने चाहिए कि आपका कौन से तत्व है और कौन सा नहीं है, नहीं तो आप इजीली निकाल दोगे अगर आपको है पता है तो। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। निसंदेह इसमें देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा होती है, यह कथन है। ये किसी का कथन है और पूछा है ये किसका कथन है। क्या है कथन? शिक्षक के स्तर को ऊंचा जो टीचर है उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। जो आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री है उनका होना आवश्यक है। निसंदेह इसमें देश की शिक्षा क्षेत्र में क्रांति पैदा होती है। जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र है उसमें क्या होगी, हमारी क्रांति पैदा हो जाएगी। तो ये कथन किसका है? कोठारी आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, विश्वविद्यालय आयोग का, या आपका हंसा मेहता कमेटी का। तो हमारा ऑप्शन है ना फर्स्ट ठीक है। किसका कथन है ये? हमारा कोठारी आयोग का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेगा जब तक, कब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेगा? जिसमें जिज्ञासा पैदा न की जाएगी, इसमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उसमें क्या आएगा यहाँ पे, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपका जो स्टूडेंट है वो कब तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, श्यामपट्ट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो स्टूडेंट को अपनी साइड अट्रैक्ट करे। प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो पहले ही नहीं बता रहे, उसमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, ये भी नहीं, उसमें जिसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। अगर आपने जो स्टूडेंट है उसमें जिज्ञासा ही पैदा नहीं की, उसमें इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं किया, तो जो आपका स्टूडेंट है उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। अगर आप भी गए थोड़ी देर के लिए तो वो ज़्यादा देर तक ध्यान उस चीज़ पे नहीं लगाएगा, जो आपका टॉपिक है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, मान लो प्री नर्सरी, एलकेजी फर्स्ट या सेकंड क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उनका अगर आपको ध्यान केंद्रित कराना है, उनको याद कराना है, कोई चीज़ याद करानी है, तो सबसे बेस्ट तरीका पूछा है कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। मन ही मन में समझाना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मन ही मन में समझ सकते हैं। ध्यान से याद रखना, जो बच्चे होते हैं वो तो ध्यान रख ही नहीं सकते, उनका एक जगह पे ध्यान नहीं टिक सकता, वो ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ भी नहीं सकते। जो छोटे बच्चे होते हैं, बार बार दोहरा कर याद करना या दिमाग पे बैठाना, दिमाग में तो आप बिल्कुल नहीं बैठा सकते। और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है और सेकंड भी। देखो, बार बार दोहरा कर याद करना, ये अगर किसी और के लिए पूछा हो ना तो ये पॉइंट हमारा नेगेटिव है। बट छोटे बच्चे होते हैं वो राइम करते हैं। जैसे मेरी बेटी है, वो प्री नर्सरी में जा रही है अभी स्कूल में, तो उसको जो चीज़ सिखाई जाती है उसकी बार बार रिपीटेशन होती है। ठीक है, राइम कराया जाता है उसको। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है ना थर्ड, ये ठीक है इसका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा की किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? जो आपकी शिक्षा है उसमें सबसे पहले जो एम है वो कौन सा अचीव होता है हमें? क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, धनात्मक और भावनात्मक। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, सबसे पहले हमें ज्ञान होता है उसका, हमें सबसे पहले नॉलेज आती है किसी भी शिक्षा में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा, जो ट्रू है वो पूछा है। कभी कभी छात्र यह समझ ही नहीं पाते कि उसमें प्रश्न क्या आएगा, यहाँ पे प्रश्नों में पूछा क्या है। जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनसे ही समझ में नहीं आता कभी कभी कि इसमें पूछा क्या है। इन परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जो आपकी स्टूडेंट है उनमें जो लॉजिकल थिंकिंग है उनका मूल्यांकन किया जाता है। जो आपके किसमें निबंधात्मक परीक्षण होते हैं ना उसमें, जिसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना होता है। छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल, देखो आप सभी में बीए बीएससी वगैरह आपने कर रखी होगी। जो आपके 60 नंबर का जो क्वेश्चन आते थे तो हम क्या करते थे, हम तो करते थे, आप नहीं करते थे या नहीं करते थे, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो हम क्या करते थे, जो लास्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे ना, जो 16 नंबर के आते थे, उनको हम सेलेक्ट कर लेते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप क्या करते थे, अंदाजा लगा देते थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, उपरोक्त सभी। आप कुछ क्वेश्चन को समझ भी नहीं सकते कि उसमें पूछा क्या है, और साथ में जो है ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग का मूल्यांकन भी करते हैं, जो आपके निबंधात्मक जो पर्सन होते हैं वो, और साथ में कुछ क्वेश्चन को आप सिलेक्ट भी कर लेते थे जो इंपॉर्टेंट होते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 है। जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये तीनों ही हमारे पॉजिटिव है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न सत्य और क्या आएगा आपका, असत्य प्रश्नों से श्रेष्ठ है, क्यों? इनमें अनुमान की संभावना घटकर 25% रह जाती है। ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो आप आइडिया लगा के आप टिक कर देते हो ना, तो वो कितनी रह जाती है, 25% रह जाती है। तो ये बात तो ठीक है, इनका तेजी से उत्तर दिया जा सकता है बिल्कुल। अगर आपको आता है और आप अच्छे से समझ पाते हो क्वेश्चन को पढ़ के, तो आप आंसर भी आप बहुत तेजी से दे सकते हो। इनका निर्माण आसान होता है। जो आपके बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, जो मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं, उनका आप निर्माण करना, उनको बनाना भी आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 4 ठीक है। अब देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, आज के जो टाइप है ना, ये लगभग आप कोई भी सब्जेक्ट की पेडालॉजी से आप करके देख लेना, सभी के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। किसी से बाहर से नहीं आएगा, यही होते हैं, सिर्फ आपका सब्जेक्ट का नेम चेंज होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का लाभ नहीं है? क्या पूछा है आपसे, नहीं है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। जो आपकी परियोजना विधि है, ये करके सीखने पर आधारित है। यह तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। अगर आप किसी काम को करने के लिए तत्पर ही नहीं होगे, एग्री नहीं होगे, तो आपका काम होता है, नहीं होता, तो आपको एग्री होना पड़ता है। यह केवल सृजनात्मकता एवं प्रतिभावना छात्रों के लिए उपयोगी है। केवल आ गया ना, ये चीजें आपकी क्या है, नेगेटिव। केवल हमेशा नेगेटिव पॉइंट शो करता है हमेशा। तो आपका अगर क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पूछा है, तो आपका केवल वाला आपका ऑप्शन होने के 99% तक चांस होते हैं, ठीक है। हम लास्ट ऑप्शन भी पढ़ते हैं, या वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल किया जाता है, बिल्कुल। जो आपकी वास्तविक जो समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उनका हल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 गलत है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। केवल आ गया, इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, सतत मूल्यांकन का कार्य है। जो आपका सतत मूल्यांकन है, कंटिन्यूस जो कॉम्प्रीहेंशन जो इवैल्यूएशन है, वो क्या है? छात्रों व अध्यापक की कमजोरियों का पता लगाना, बिल्कुल होता है। जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, अगर आपका मूल्यांकन हो रहा है, तो उससे हमारी कमजोरियां ही पता चलती है, उनको हम फिर ठीक करते हैं। छात्र और अध्यापक को कठिन परीक्षण करने के लिए अभिप्रेरित करता है, बिल्कुल। अगर आपके जो मूल्यांकन है वो अच्छा है, तो आपका जो परिश्रम है, जो आपकी मेहनत है, वो और कठिन हो जाती है, और आगे आप एडवांस में करने की कोशिश करते हो चीज़ें। छात्रों को विशेषज्ञता स्तर पर पहुंचाता है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 टिक हो जाएगा। जो तीनों ही पॉइंट है वो हमारे पॉजिटिव है। अब देखो, किसी को सतत मूल्यांकन का अर्थ नहीं पता है, तो हमारे 3 स्टेटमेंट है, जो 3 ऑप्शन है हमारे, इससे समझ लेना कि आपका सतत मूल्यांकन क्या होता है। अब सतत मूल्यांकन है ना, कंटिन्यूस कॉम्प्रीहेंशन, जो आपका CCE होता है, ये देखो साइकोलॉजी में भी आता है, आपकी पेडागोजी में भी आता है, तो ये सभी में आता है। तो आपका इसमें साइकोलॉजी भी इंक्लूड होगी अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देखेंगे, खोज विधि में छात्रों का किस प्रकार का विकास होता है? जो आपकी खोज विधि है, उसमें किस प्रकार का विकास होता है? मानसिक शक्तियों का होता है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वय होता है, अनुसंधान की प्रकृति का विकास होता है, या उपरोक्त सभी? अब जो आपकी खोज विधि है ना, उसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का समन्वय होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 ठीक है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक क्या आएगा यहाँ पे, शिक्षण लाभदायक है, क्योंकि पाठ योजना के माध्यम से जो हमारा शिक्षण है वो लाभदायक है, क्योंकि अध्यापक शिशु के मूल्यांकन के माध्यम अपने व्यवहार में सुधार ला सकता है। जो आपका स्टूडेंट जो टीचर है ना, मूल्यांकन करता है, तो जो अपना व्यवहार होता है जो स्टूडेंट टीचर का, उसमें भी आपका इंक्रीजमेंट हो सकता है या सुधार ला सकता है। उचित रणनीति अपनाकर अध्यापक सभी उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल। मूल्यांकन होता है इसीलिए है, तो कि आपको कमियों का पता चले और आपकी जो रणनीति है, जो आपके प्लान है, वो और अच्छे बन जाए और बेटर बन जाए। अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को पूरे समय से पूरा कर सकता है, बिल्कुल। अगर आपका जो है मूल्यांकन अच्छा है, अगर आपकी जो फीडबैक है वो अच्छी आ रही है, तो आप समय पे अपने पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस है, उसको कंप्लीट करा दोगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
मूल्यांकन सहायक है। जो आपका मूल्यांकन है वो किस में सहायक है? संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में, अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्योंकि तीनों ही बात क्या है हमारी पॉजिटिव है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बीएफ स्किनर ने अभिकर्मित अधिगम के अध्ययन में प्रयोग किया है। जो आपके बीएफ स्किनर है उनने अपनी जो थ्योरी है उसमें किसका प्रयोग किया है? थॉर्नडाइक के नियम और सिद्धांत का, रॉबर्ट मेयर के नियम और सिद्धांत का, ब्रूनर के नियम और सिद्धांत का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी का तो उपयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो कट जाएगा। ब्रूनर का नहीं किया, इसने किसका किया? इसने थॉर्नडाइक के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया है। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा इसका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, लक्ष्य का कार्य रास्ता बनाना, आदर्श निश्चित करना तथा समस्या प्रस्तुत करना है। यह कथन है। जो आपका कथन दे रखा है, कथन वाले क्वेश्चन आपको पता ही है, जो आ रहे हैं उनको ध्यान रखो, ज़्यादा कथन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कथन आपका नहीं पता कहाँ से पूछ ले। तो जो आ रहे हैं ना बस उनको ध्यान रखो। ये प्रीवियस ईयर है तो इनमें से हो सकता है कोई आपसे पूछ भी ले। जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य का कार्य क्या होता है? जो आपका एम होता है उसका कार्य तो सिर्फ रास्ता दिखाना होता है, आदर्श निश्चित करना। जो आपका आदर्श है उसको निश्चित करता है, और जो आदर्श के बाद क्या होती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है वो भी हमारे सामने आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वैशलो और वार्नेस्की, इसने हमारा कहा है ये कथन। ऑप्शन नंबर हमारा 1 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा कथन प्रयोगात्मक कार्यों के महत्व से संबंधित नहीं है? आपका किससे पूछा है? प्रयोगात्मक कार्यों से महत्व से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है। छात्रों में सृजनात्मक दृष्टिकोण पैदा करना, बिल्कुल। समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना है। प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्या तथा उनके ज्ञान का सत्यापन संभव। प्रयोगात्मक कार्य केवल आनंद के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ना, इसमें क्या दे दिया? केवल दे दिया। केवल मैंने आपको पहले ही बताया था नेगेटिव चीज़ है, केवल से हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 गलत है। इसने बोला था संबंधित नहीं है, तो 4 हमारा क्या है? इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक तथ्य, एक भाव, एक बिंदु के स्पष्टीकरण में किस प्रकार की सामग्री अच्छी मानी जाती है? अगर आपको एक तथ्य को और एक भाव को, एक बिंदु को अगर स्पष्ट करना है, समझाना है, तो आपके लिए जो सामग्री होगी वो एक ही प्रकार की क्या होगी? सामग्री होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ 1 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुवर्ग शिक्षक का सबसे बड़ा लाभ है? आपसे क्या पूछा है? जो शिक्षक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कमजोर छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। बिल्कुल। जो आपके कमजोर छात्र होते हैं उन्हीं की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जहाँ पे बच्चे को समझ नहीं आता, उन्हीं का तो उपचार किया जाता है। हम एक एक करके सभी शिष्यों पर ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक एक स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान देते हो तो आप बेस्ट टीचर हो, क्योंकि आपको जो इंटेलिजेंट है उसको भी लेके चलना है, और जो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, जिसको कम समझ में आता है, जिसको लेट समझ में आता है, या किसी भी कारण से उसको समझ में नहीं आता, उसको भी लेके चलना होता है क्लास में। इसमें छात्रों की ओर से अधिकतम आत्म अभिव्यक्ति संभव है। बिल्कुल। अगर आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। इससे हमारी जो टीचर और जो स्टूडेंट की वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन सभी का तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे? 4 ठीक है। इन सभी का क्या होता है? हमारा शिक्षण में सबसे बड़ा लाभ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी जो ये क्वेश्चन की सीरीज है ये खत्म हो जाएगी। प्रश्न उत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कोई टॉपिक लेके पढ़ा रहे हो तो एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं एक कहीं से उठा लिया और एक कहीं से उठा लिया। अगर रिलेट नहीं करेगा तो जो आपके क्वेश्चन है वो अच्छे नहीं होंगे, उनकी वैरायटी अच्छी नहीं होगी, और आपके जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। छात्रों को भी कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाए। बिल्कुल। अगर आपके स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्टूडेंट का भी जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता है, साथ में आपके जो टीचर है उसकी भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लेवल अच्छा हो जाता है, ताकि क्वेश्चनिंग करेगा तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा चला जाता है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में हो। बिल्कुल। ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं करने चाहिए जिनका उत्तर या तो हाँ हो या ना हो। आपके क्वेश्चन इस टाइप के होने चाहिए ताकि जो टीचर है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसको पूरा ही क्लियर कर दे। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक है, क्योंकि तो तीनों ही पॉइंट है वो हमारे क्या है? पॉजिटिव है। ओके। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ओके।
थैंक यू।